हेलो दोस्तों। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जानते हैं 15 से 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएसआई में पॉलिटी के सेक्शन से। ठीक है। तो अब ये जो पेपर है जो सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं पॉलिटी क्वेश्चंस, वो 12 दिसंबर 2017 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था वो है, और ये तृतीय पाली वाला पेपर है। कौन सा है? तृतीय पाली वाला पेपर है। ठीक है, 2017 में जो यूपीएसआई के एग्जाम हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये बताना है आपको कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं सॉल्व करने के बाद। ठीक है, मैं लगभग 3-4 सेकंड का टाइम दूंगा हर एक क्वेश्चन के बाद। ठीक है, फिर आपको करना है उसका आंसर देना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने ठीक हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए। पहला क्वेश्चन है, आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य, तो इसमें कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, पहला है, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। सही बात है। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाता का भार न उठाना पड़े। ये भी सही बात है। ठीक है, इस वजह से ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, इस प्रकार से आपका जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि डैश ने पहली बार विधायिका में 2 सदनीय व्यवस्था लागू की। किसने की? तो जो हमारा भारत शासन अधिनियम था 1935 वाला, जो भारत शासन अधिनियम था, उसने व्यवस्था 2 सदनीय व्यवस्था लागू की थी। तो ऑप्शन ए इसमें ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि किसी न्यायिक मामले में उच्च न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। किस मामले में कहा था ये? तो ये कहा था ये जो ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए है वो ठीक है। सरला मुदगल बनाम भारत संघ में ये बात कही थी। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम केस के बारे में पढ़ लेते हैं इसके, कि जो हमारा जो केस था सरला मुदगल बनाम भारत संघ, इसमें ये कहा था कोई ए आदमी है, वो 2 शादी कर लेता है। ठीक है, कोई ए आदमी है 2 शादी कर लेता है और वो हिंदू है। ठीक है, वो क्या हिंदू है, तो हिंदू है तो वो पहली शादी कर लेता है, तो दूसरी शादी उसकी हिंदू धर्म, हिंदू कोड, जो हिंदू बाल विवाह अधिनियम है उसके तहत, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उसके तहत क्या होता है, ये अमान्य घोषित होती है। पर ये शादी जो हुई है ये अमान्य घोषित नहीं होगी, ये शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी, पर ये शादी अमान्य घोषित नहीं होगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आदमी 2 शादी कर रहा है, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है बाद में, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो क्या वो शादी वैलिड रहेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, वो वैलिड रहेगी अगर वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है। ठीक है, तो सरला मुदगल बनाम भारत संघ, ध्यान रखना क्या केस है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो हम सभी जानते हैं प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो हम जानते हैं कि जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा है वो क्या है, एक स्थायी सदन है। क्या है? एक स्थायी सदन। और कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये भंग नहीं की जा सकती है, ये भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये भंग नहीं की जा सकती है। और क्या पूछ सकता है? और ये पूछ सकता है कि इसकी डेट क्या है। तो ये ये जो राज्यसभा गठित हुई थी वो हुई थी 3 अप्रैल 1952 को क्या हुई थी, राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है, और जो 13 मई 1952 की इसकी पहले बैठक हुई थी। 13 मई 1952 को इसकी क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी। 13 मई 1952 उसको पहली बैठक हुई थी। ध्यान रखना, स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। प्रत्येक साल इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुनकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि अब जो आर्टिकल हमारा 14 है, ठीक है, जो आर्टिकल हमारा 14 है वो क्या कहता है कि विधि के समक्ष सबको क्या होगी, समता होगी। ठीक है, विधि के समक्ष समता होगी। तो अब ये भारतीय नागरिकों के साथ तो भारतीय जैसा व्यवहार करेगा, मगर विदेशी नागरिक के साथ में ये मतलब अलग तरीके से व्यवहार करेगा। जैसे विदेशी नागरिक को यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का अधिकार नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये दूसरे व्यक्ति के साथ दूसरे तरीके का व्यवहार कर रहा है। यही तो कह रहा था क्वेश्चन हमारा। क्या कह रहा था क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि नागरिक एवं दूसरे किसी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। ठीक है, यही बात कह रहा था क्वेश्चन। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, लगे हाथ 16 की बात करें। 16 क्या है? 16 हमें जो क्या करता है, अवसर की समता देता है। अनुच्छेद 15 समता का अधिकार देता है और 18 उपाधियों का अंत देता है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियां और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियां
और सदस्यों के अभिरक्षक है। कौन इनमें से अभिरक्षक है संसद के सदस्यों का? विशेष अधिकार का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, क्या प्रधानमंत्री है, क्या अध्यक्ष है? तो इसमें ऑप्शन ए ठीक होगा, क्योंकि जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं वो संसद के विशेष अधिकार को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है इसे? अब उसे क्या कहा जाता है? जहाँ पे संविधान, हम जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। तो जिस सभा में ये बैठक हुई थी उस सभा का नाम क्या है? उस सभा का अब नाम क्या है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ठीक है, जहाँ पर ज्वाइंट सेशन होता है ना, जहाँ पर राष्ट्रपति भाषण देते हैं या बजट सत्र का जो भाषण देते हैं, वही कक्ष है ये, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। ये तो गलत बात है, दोनों मत दे सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे में क्या है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो। देखिए, ये भी गलत है, क्योंकि जो महाभियोग लाया जाता है वो तब लाया जाता है जब, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति पे साबित कदाचार और अक्षमता का केस लगता है तब भी वो लाया जा सकता है महाभियोग। ठीक है, या फिर संविधान का कोई उल्लंघन हो रहा हो तब भी लाया जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें दोनों ही गलत हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है? गलत। तो ऑप्शन ए इसमें ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति सिद्धांत संविधान में भाग 4 डैश में निहित है। किस में निहित है? तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 में है क्या? ऑप्शन बी है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 35 में है क्या? अनुच्छेद सी है 36 से 51 में है क्या? यही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात अध्यादेशों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य होती है, एकदम सही बात है। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है, क्या ये सही है? संसद के दोनों बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 6 सप्ताह बाद जो है निष्क्रिय होता है विधेयक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें ठीक है। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बाजार और मेले, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारण नजरबंदी, वन्य पशु और संरक्षण, या फिर विवाह और तलाक? बताइए ऑप्शन कौन सा ठीक है? तो राज्य सूची के अंतर्गत जो आते हैं वो आता है बाजार एवं मेले। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है, क्या है निहित राज्यसभा की संरचना में? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। बी है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 248 प्रतिनिधि। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, क्या ये है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से? तो इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा राज्य के नीति के सिद्धांत के संबंध में सही है? कह रहा है कि निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के बीच टकराव के मामले में निदेशक सिद्धांत का अदालत में वर्चस्व होगा। ये गलत बात है। मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रतिबंधों के अधीन है। निदेशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी। तो बी के हिसाब से सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो ये हमारी जो 5वीं अनुसूची है उसमें किया गया है और ऑप्शन इस हिसाब से डी सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।